जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एक नए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो नया एक्ट है 1781 का सेटलमेंट एक्ट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ये क्या है? ये एक प्रकार का संशोधनात्मक अधिनियम है, अमेंडिंग एक्ट है। इसे जो है बंगाल जुडिकेचर एक्ट, इसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 के नाम से भी जाना जाता है। ये क्यों लाया गया था? इसे रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए, इसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्ग के सुझाव पर लाया गया था। ठीक, यानी कि ये एक प्रकार का जो है सुधारात्मक एक्ट था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ दोष निहित थे उनको दूर करने के लिए इसे लाया गया था। ठीक, इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। ठीक, तो पहला प्रावधान इसका है, मतलब पहले इसको हम बता देते हैं कि ये क्यों लाया गया था। पहला कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्ग के सुझाव पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्ग के सुझाव पर इसे लाया गया था। इसे ही जो है इसे संशोधनात्मक अधिनियम अमेंडिंग एक्ट या बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, यानी कि इसे संशोधनात्मक अधिनियम अमेंडिंग एक्ट या बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। इसमें प्रावधान क्या क्या थे?
इसमें प्रावधान क्या क्या दिए थे? पहला प्रावधान था कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। पहले प्रावधान में कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के 2 स्रोत प्राप्त हो गए। इस प्रकार कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के 2 स्रोत प्राप्त हो गए। पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए, और दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी क्षेत्रों के लिए। तो पहला प्रावधान था कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के 2 स्रोत प्राप्त हो गए। पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए तथा दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी क्षेत्रों के लिए। ठीक, इस प्रकार जो है पहले प्रावधान के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, और इससे जो है कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के 2 स्रोत प्राप्त हो गए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, ठीक, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और के दीवानी क्षेत्रों के लिए। ठीक, दूसरा प्रावधान था कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय को से संबंधित था। दूसरा प्रावधान कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित था, जिसका गठन 1774 में किया गया था। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पर दूसरा प्रावधान था कि सर्वोच्च न्यायालय के
सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा प्रावधान था सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं विधियों में, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं विधियों में भारतीय धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं को ध्यान में रखने का आदेश दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं विधियों में ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं विधियों में भारतीय धार्मिक तथा सामाजिक रीति रिवाजों एवं परंपराओं को ध्यान में रखने का आदेश दिया गया। यानी कि दूसरे प्रावधान में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं विधियों में भारतीय धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं को ध्यान में रखने का आदेश दिया गया। ठीक, आदेश दिया गया। तीसरा इसमें प्रावधान था कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। तीसरा प्रावधान था कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया, जिससे अब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो नियम या विधि बनाते थे उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत करना आवश्यक नहीं था। ठीक, यानी अगला प्रावधान था कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया, जिससे अब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो भी कानून या नियम बनाते थे उसे सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं था। यानी कि अगला प्रावधान था कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया, जिससे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद अब जो भी कानून या नियम बनाते थे उसे सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं रह गया था। ठीक,
अगला प्रावधान इसमें दिया गया था कि प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अपील जो है, प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के समक्ष की जा सकती थी। अगला प्रावधान था कि प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के समक्ष की जा सकती थी, किंतु यानी लेकिन 5,000 पाउंड या उससे अधिक मूल्य के मामले, 5,000 पाउंड या उससे अधिक के मामले सपरिषद ब्रिटिश सम्राट के पास भेजे जा सकते थे। अगला प्रावधान था कि प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के समक्ष की जाती थी, लेकिन इसमें एक अलग से प्रावधान किया गया कि लेकिन 5,000 पाउंड या उससे अधिक मूल्य के मामले, 5,000 पाउंड या उससे अधिक मूल्य के मामले सपरिषद ब्रिटिश सम्राट के पास भेजे जा सकते थे। तो अगला प्रावधान था कि प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के समक्ष प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के समक्ष की जा सकती थी, लेकिन 5,000 पाउंड या उससे अधिक मूल्य के मामले सपरिषद ब्रिटिश सम्राट के पास भेजे जा सकते थे। यानी कि इसमें जो अगला प्रावधान था वो ऐच्छिक था, ठीक, कि 5,000 पाउंड या उससे अधिक मूल्य के मामले जो है ब्रिटिश सम्राट ब्रिटिश सम्राट के पास भेजे जा सकते थे, अनिवार्य नहीं था कि आप भेजिए ही, ठीक, भेजे जा सकते थे। अगला प्रावधान इसमें था कि सर्वोच्च न्यायालय की जो राजस्व अधिकारिता थी, अगला प्रावधान था कि सर्वोच्च न्यायालय की जो राजस्व अधिकारिता थी उसको समाप्त कर दिया गया था। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया था तथा स्थानीय नियमों को ध्यान में रखकर नए कानूनों को प्रवर्तित करने का निर्देश दिया गया था। अगला प्रावधान था कि सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रावधान था सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया था।
यानी अगला प्रावधान था कि सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया था तथा सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया था तथा स्थानीय नियमों को स्थानीय नियमों को ध्यान में रखकर नए कानूनों को प्रवर्तित करने का निर्देश दिया गया था। ठीक, यानी अगले प्रावधान में सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त करके स्थानीय नियमों को ध्यान में रखकर नए कानूनों को प्रवर्तित करने का निर्देश दिया गया था। ठीक, और अगला प्रावधान इसमें किया गया था कि राजस्व की समस्या को समाप्त करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो है राजस्व मंडलों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अगला प्रावधान था कि राजस्व की समस्या को समाप्त करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में राजस्व मंडलों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अगला प्रावधान था कि राजस्व की समस्या का समाधान करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट में राजस्व मंडलों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक, इस प्रकार जो है इसमें राजस्व की समस्या को समाप्त करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट में राजस्व मंडलों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ये तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के प्रावधान थे। इसका क्या प्रभाव रहा? तो इसका प्रभाव ये रहा कि 1781 में व्याप्त दोषों को समाप्त किया गया और दूसरा जो है इसके द्वारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं को जो है कानूनों में स्थान मिला। ठीक, तो मतलब इसका प्रभाव ये रहा कि भारतीय धार्मिक सामाजिक रीति रिवाजों को जो है अंग्रेजों के कानून में जगह प्रदान की गई। एक इसके साथ एक नोट आप लोग कर लीजिए कि इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए जो है 2 और एक्ट लाए गए थे। ठीक, जो पारित नहीं हुए थे उनसे भी कभी कभी सवाल बनता है, तो उनको भी जान लीजिए कि ये 1783 में एक आया था दंडाज अधिनियम। इसे नोट में ही लिख लीजिए आप लोग। ठीक, और दूसरा आया था नवंबर 1783 में थाक्स का भारतीय विधेयक। ठीक, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ दोष और रह गए थे, उनको दूर करने के लिए 2 अधिनियम
बाद में लाए गए। एक 1783 का दंडाज अधिनियम और नवंबर 1783 में फाक्स का भारतीय विधेयक लाया गया था। ठीक, लेकिन ये दोनों अधिनियम पारित नहीं हो सके, ठीक, दोनों अधिनियम पारित ही नहीं हो पाए। फाक्स द्वारा प्रस्तुत विधेयक, प्रस्तुत किया गया था, फाक्स द्वारा प्रस्तुत फाक्स का भारतीय विधेयक, फाक्स द्वारा प्रस्तुत फाक्स का भारतीय विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित नहीं होने के कारण फाक्स द्वारा प्रस्तुत फाक्स का भारतीय विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित नहीं होने के कारण लॉर्ड नॉर्थ और फाक्स की गठबंधन सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा। ठीक, यानी कि फाक्स द्वारा प्रस्तुत फाक्स का भारतीय विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित नहीं हुआ, जिसके कारण लॉर्ड नॉर्थ और फाक्स की गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था। तो इस प्रकार त्यागपत्र देना पड़ा था। तो इस प्रकार किसी भारतीय विषय पर इस प्रकार किसी भारतीय विषय पर किसी अंग्रेजी सरकार इस प्रकार किसी भारतीय विषय पर किसी अंग्रेजी सरकार के पतन का यह पहला और अंतिम उदाहरण है। ठीक, तो इस प्रकार यह किसी भारतीय विषय पर किसी अंग्रेजी सरकार के पतन का पहला और अंतिम उदाहरण है। इसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अब आपने आज देखा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है, इससे भी सवाल बनते हैं, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। पहला सवाल तो यही बनता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया। ठीक, और दूसरा इसके प्रावधानों से सवाल बनता है। और ये जो दंडाज अधिनियम है और फाक्स का भारतीय विधेयक है, इससे भी सवाल पूछे गए हैं। ठीक, तो इसे भी आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक, और जाते जाते आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक, अपने मित्रों को शेयर करें, और जो बातें हम आपको समझाते हैं या पढ़ाते हैं, अगर उसमें जो समझ में ना आए या कोई गलती रहे, ठीक, उसे कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक, हम उसमें सुधार करेंगे और ज़्यादा बेहतर आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, धन्यवाद।